हेलो। मैं डॉक्टर देशबंधु वाजपेयी कनक पॉलीथेरेपी क्लिनिक एवं रिसर्च सेंटर 67/70 भूसा टोली रोड दौलतगंज बर्तन बाजार कानपुर से बोल रहा और आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं आपको आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान में नए आविष्कार और अनुसंधान की इस सीरीज में पार्ट 11 यानी एपिसोड नंबर 11 के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। इस पार्ट 11 में आप इलेक्ट्रोत्रिदोसोग्राफी की पायलट स्टडी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट आयुर्वेद CRIA पंजाबी बाग नई दिल्ली में स्थापित की गई। अब जब CCRIS से यह इलेक्ट्रोत्रिदोसोग्राफी का कार्यक्रम पूरा हुआ तो वहां से मुझे कई पत्र भेजे गए जो गोपनीय है और उनको मैं उजागर नहीं कर सकता, क्योंकि ये CRIA के डायरेक्टर सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद पंजाबी बाग नई दिल्ली के डायरेक्टर को लिखा गया था, संबोधित किया गया था। और चूंकि ये गोपनीय पत्र होते हैं इसलिए इन्हें मैं सार्वजनिक नहीं करना चाहता, क्योंकि ये व्यक्तिगत रूप से मुझे भेजे गए थे। तो CCRIS की तरफ से कई बार CRIA को पत्र लिखे गए और उनकी सबकी कापियां मेरे पास मौजूद हैं। और CRIA पंजाबी बाग में रोड नंबर 66 पर स्थित है और वहां पर मुझे बाद में जाने का मौका लगा जब CRIA की तरफ से निर्देश दिए गए कि इसकी पायलट स्टडी की जानी चाहिए, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट इसके लिए इंतजाम करे। तो इस तरह के निर्देश CCRIS से दिए गए थे और ये निर्देश इनकी सूचना मुझे पत्र द्वारा दी गई जो मेरे पास सुरक्षित हैं। और बाद में फिर मुझे केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली से एक सूचना मिली, एक पत्र द्वारा सूचना मिली कि आप अमुक दिन आकर के अपना प्रेजेंटेशन यहाँ दें और हमारी जो मीटिंग है उसमें आप शामिल हों। तो मैं वहाँ गया और सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद नई दिल्ली में जो पंजाबी बाग में स्थित है वहाँ गए और वहाँ जो डायरेक्टर थे डॉक्टर T भिक्षापति जी से, उनसे मैं मिला और मिल करके उनको सारी बातें बताई और जो भी उन्होंने मुझसे पूछा इस टेक्नोलॉजी के बारे में उसकी पूरी जानकारी दी। और जानकारी देने के पश्चात उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपको सूचना देंगे। तो बाद में उन्होंने मुझे सूचना दी एक दूसरे पत्र द्वारा और उस पत्र के साथ में जो निर्णय उन्होंने लिए थे इस मीटिंग के बारे में जो पहले की हुई थी जिसमें बुलाए गए थे, उसमें उन्होंने कहा कि हम इसमें अमुक अमुक लोगों को टीम में शामिल कर रहे हैं। तो उस टीम में जो बहुत से लोग शामिल थे, मैं भी उसमें शामिल था और उसके बाद निर्णय लिया गया कि इसकी पायलट स्टडी की जाए। तो ये पायलट स्टडी लगभग 6 से 8 महीने तक ये चलती रही और उसके बाद जो वहाँ मरीज आए या और दूसरे लोग आए उनकी सबकी टेस्टिंग की गई और उनकी रिपोर्ट वहाँ सबमिट की गई। जैसा कि रिपोर्टें बनाई जाती रहीं वो सब कंप्यूटर से निकाल करके, क्योंकि उस समय जो टेक्नोलॉजी थी बहुत एडवांस लेवल की हो चुकी थी
और कंप्यूटर तथा प्रिंटर तथा और दूसरी सुविधाएं मुझे सीआरआईए द्वारा प्रदान की गई। और सीआरआईए में इसके ट्रायल चलते रहे। और यह ट्रायल डॉक्टर टी भिक्षापति, जो डायरेक्टर सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के उस समय थे, उन्होंने इसकी सारी जिम्मेदारी टेस्ट करने की डॉक्टर भारती, जो असिस्टेंट डायरेक्टर थी, उनको सौंपी गई थी। तो सारी जांच और सारी जो गतिविधियां थी इलेक्ट्रोथियोसोग्राफी के टेस्टिंग और पायलट स्टडी के बारे में, तो वही कंडक्ट करती थी और जिसको चाहती थी उसको बुलाती थी। इसी बीच में म्यांमार की, यानी जो फार्मर बर्मा कहा जाता है, अब म्यांमार कहते हैं, तो वहाँ की हेल्थ मिनिस्टर आ गई। और अक्सर रोजाना ऐसा होता था कि कोई ना कोई वहाँ डिग्नेटरीज आया करती थी और आयुर्वेद के बारे में जानकारी प्राप्त किया करती थी। तो म्यांमार की मिनिस्टर आई और उन्होंने जब यह इलेक्ट्रोथियोसोग्राम द्वारा वात पित्त कफ आयुर्वेद के सिद्धांतों के आकलन के लिए, स्टेटस क्वांटिफिकेशन के लिए उनको जब पता लगा, तो वो बहुत आश्चर्य में पड़ गए और उन्होंने मुझसे बहुत से सवाल जवाब पूछे। क्योंकि वो खुद एक एलोपैथी की डॉक्टर हैं, वहाँ म्यांमार में उस समय थी, तो हेल्थ मिनिस्टर होने के नाते उनको जानकारी भी थी। उन्होंने वो स्ट्रिप्स देखी जो एक मरीज की उस समय मैं कर रहा था और रिकॉर्ड करके उनको दिखा रहा था। तो वो बड़े इंटरेस्टिंग और बड़े आश्चर्यजनक तरीके से उसको समझ रही थी। उनको ये पता लगा कि ये असंभव चीज है, वात पित्त कफ किसी तरीके से उनका स्टेटस क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता है। तो वो इसके लिए बड़ी आश्चर्यजनक स्थिति में थी। उन्होंने देखा और जो स्ट्रिप में उनको दिखाता चला गया, नरेट कर रहा था, वो देखती हुई वो बड़े ध्यान से उसको देख रही थी। और उस समय आयुष की सेक्रेटरी जो उनके दाहिने तरफ हैं, वो खड़ी हुई थी। इसमें आप देख सकते हैं वो मिनिस्टर बड़े ध्यान से स्ट्रिप देख रहे हैं और उनके बगल में आयुष सेक्रेटरी हैं भारत सरकार की उस समय के, और पीछे डॉक्टर भिक्षापति तथा और दूसरे सीआरआईए के अफसर मौजूद हैं जो आपको दिखाई पड़ेंगे। तो इस तरह से कोई न कोई रोजाना वहां आया करता था। और फिर एक दिन डॉक्टर भारती ने डॉक्टर एससी महापात्रा, जो प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स नई दिल्ली में, जो डिपार्टमेंट है फिजियोलॉजी का, उनको बुलाया। और डॉक्टर एससी महापात्रा एक दिन मेरे साथ में रहे, पूरा एक दिन उन्होंने बिताया और उन्होंने कई मरीज अपने सामने रिकॉर्ड करवाए। मुझसे पूछा कि ये किस तरीके से आप इसको एनालाइज करते हैं। मैंने पूरा उनका मेजरमेंट करके और पूरा डिस्क्रिप्शन दे करके उनको समझाने का प्रयास किया। और वो पूरा रिकॉर्ड और जो रिसर्च पेपर था वो अपने साथ ले करके चले गए। यह एक बड़ी आश्चर्यजनक घटना रही जो मेरे जीवन में भी घटी कि इतने बड़े बड़े लोगों ने इस इलेक्ट्रोथियोसोग्राफी को देखा और उसका सम्मान किया और उसको समझा और इस काबिल समझा कि ये ठीक है। काफी दिनों बाद मुझे इलेक्ट्रोथियोसोग्राफी के जो रिजल्ट थे भारत सरकार को भेजे गए थे इसके टेस्ट के बारे में, उसकी एक रिपोर्ट मुझे दी गई और जो गोपनीय है, अति गोपनीय है। उसके ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मैंने अपने हाथ से टाइप करके एक अलग से इसको
जो मेरी समझ में आया उस हिसाब से मैंने इसको टाइप करके जो है वो रख लिया है। बड़ी गोपनीय रिपोर्टें होती हैं तो भारत सरकार वो अपने पास रखती है। और इसके बाद मुझे बताया गया कि जो आपका ये इलेक्ट्रोथियोसोग्राफ ग्राम है, ये बहुत सही है और इसमें कुछ परिवर्तन तो किए जा सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी आवश्यकता है कि इसकी एक नई मशीन बनाई जाए, क्योंकि ये ऑब्जेक्शन लगाया गया कि सभी का ये मानना था। ऑब्जेक्शन क्या है उसको तो मैं एक सजेशन मानता हूँ कि सबका सजेशन था कि ये आप ईसीजी मशीन को इस्तेमाल कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है, इसकी जगह एक नई मशीन बनाना चाहिए। और यही सुझाव मुझे कई बार दिया गया और ये कहा गया कि आप इसकी एक नई मशीन तैयार करें और उस पर रिसर्च वर्क करें। जो आप निकाल रहे हैं वात पित्त कफ का स्टेटस क्वांटिफाई कर रहे हैं वो सही है, और इसकी पुष्टि के लिए जब आप अलग मशीन बनाएंगे और उस पर जब रिसर्च वर्क करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और ईसीजी मशीन से अगर छुटकारा पाना है तो आपको नई मशीन जरूर बनानी पड़ेगी, क्योंकि ईसीजी पर आप आधारित होकर के इस टेक्नोलॉजी को वो मान्यता नहीं दे पाएंगे या ले पाएंगे जो आपको चाहिए। लिहाजा मैंने आईआईटी कानपुर के सहयोग से डॉक्टर फूल सिंह चौहान है, डॉक्टर पीएस चौहान, उनके संरक्षण में एक नई मशीन बनाई गई और उसके अलावा और भी कई मशीनें तैयार की गई हैं। तो वो मैं आपको अगले वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। इन नई मशीनों में एक सबसे खास बात यह है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युक्त हैं और इसमें ज़्यादा कुछ मेहनत करनी नहीं पड़ती है। पूरी रिकॉर्डिंग के बाद ये रिपोर्ट अपने आप बना करके और छाप करके दे देती है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उन सभी नई मशीनों के बारे में आपको जानकारी दूंगा जो इलेक्ट्रोथियोसोग्राफी के ही ऊपर आधारित हैं और उसी के ही सारे जो पैटर्न है वही उसमें समाहित किए गए हैं, बल्कि उससे ज़्यादा एडवांस लेवल की मशीनें तैयार की गई हैं। धन्यवाद। हमारा वीडियो देखते रहिए और इसको शेयर करिए, दूसरों को भी बताइए ताकि सभी लोग इसका फायदा उठा सकें।